हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किराज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में बात किया था एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जरा हम लोग वहां तक पहले पहुंच जाएं। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने यहाँ तक बात किया था एसआई यूनिट सिस्टम है क्या। और ये देखिए, इस यूनिट सिस्टम को 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्थान, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वेट्स एंड मेजर्स, के 11वें अधिवेशन में लागू करने की सिफारिश की गई थी, है ना। और एसआई यूनिट सिस्टम जो है फ्रेंच वर्ड ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का एब्रिविएशन है। ठीक है, और मूल रूप से इस यूनिट सिस्टम में 6 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थे। और 1970 में इसमें एक और फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड किया गया, तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया? 7। कौन कौन? ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और सिंबल, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है क्या? और उसके बाद जो है इसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया था जिसमें एरिया, वॉल्यूम, ये बस 2 ही एग्जांपल्स मैंने बताया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। तो नंबर 1 में एरिया है। एरिया का हिंदी क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर क्यूबिक मीटर। थर्ड में अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोग ले लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो हिंदी होता है ना, वो होता है घनत्व। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। ठीक है, तो ये हो गया मास बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला हो गया क्या? मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए क्या यूज करेंगे आप? मास के लिए तो आप ले करेंगे किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, है ना। ये हो जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, जैसे हम लोग चौथा लेते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड का हिंदी हो गया चाल, और स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे हम लोग? ऑब्वियसली मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे हम लोग 5वां में लेते हैं वेलोसिटी। क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या हो गया? विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ है। द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका मतलब ये भी एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मतलब एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं क्या कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम है ना। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग छठा ले लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता क्या है? एक्सेलरेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्वरण। क्या बोलेंगे? त्वरण। ठीक है, और त्वरण का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है क्या? तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वेलोसिटी ही होगा, तो ये मीटर पर सेकेंड बाय टाइम सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम लोग 7वां में ले लेते हैं फोर्स। 7वां में लेते हैं हम लोग फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास के लिए क्या यूज करें हम लोग? तो मास के लिए हम लोग ले लेंगे किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको न्यूटन। क्या बोलेंगे? न्यूटन। स्मॉल लेटर से इसको स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे। और आपको याद रखना चाहिए कि 1 न्यूटन इक्वल्स होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। आगे जाके हम लोग उसको प्रूव भी कर देंगे। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, आपको याद रखना चाहिए। डाइन जो है वो सीजीएस में फोर्स का यूनिट है, और न्यूटन एसआई में फोर्स का यूनिट है ना। तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो आपको याद रखना चाहिए। 8 में हम लोग लेते हैं वर्क।
वर्क का हिंदी हो गया कार्य। तो वर्क इक्वल्स होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या लेंगे हम लोग, फोर्स के लिए क्या लेंगे, फोर्स के लिए हम लोग ले लेंगे न्यूटन लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर ले लीजिए, है ना, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, वर्क यानी कार्य। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए आप लेंगे न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर ले लेंगे, तो न्यूटन मीटर। आप इसको चाहें तो थोड़ा तोड़ के लिख दीजिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलेंगे, जूल को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और 1 जूल इक्वल्स होता है 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग हम लोग पढ़े थे सीजीएस में, वर्क का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग, ठीक है ना, ऐसा हम लोग बात किए थे, ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलें। तो और आगे चलेंगे तो लेते हैं हम लोग कितना नंबर हो गया था, नंबर 8, नंबर 9 में लेते हैं। नंबर 9 में एनर्जी। देखिए एनर्जी का वही यूनिट होता है जो वर्क का होता है, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर सॉरी, इसको हम लोग जूल बोलेंगे, जूल बोलेंगे इसको भी, ठीक है ना। और किसी भी टाइप का जो एनर्जी होगा सबके लिए यूनिट हम लोग जूल ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आगे करेंगे। जैसे हम लोग 10वां लेते हैं पावर। तो पावर इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू हो गया वर्क अपॉन टाइम, पावर को हम लोग शक्ति बोलेंगे, ठीक है ना। तो वर्क के लिए क्या लेंगे जूल, टाइम के लिए सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड को आप बोल दीजिए वॉट, जूल पर सेकेंड को क्या बोलिए, वॉट कह सकते हैं, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग 11 में लेते हैं मोमेंटम, आगे भी हम लोग बात किए थे, पीछे बात किए थे मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का हिंदी जो है वो संवेग होता है, मोमेंटम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास के लिए लेंगे हम लोग किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 11th में हम लोग ले लेते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का हिंदी हो गया आवेग, ठीक है, आवेग बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। इम्पल्स को हिंदी में हम लोग बोलेंगे आवेग। आवेग बोलते हैं, इम्पल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, आवेग। और ये होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, ठीक है। तो फोर्स के लिए तो हम लोग ले लेंगे क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल के लिए सेकेंड, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट भी क्या है, सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 12 में बात कर लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का हिंदी क्या हो गया, दाब, ठीक है। और ये फॉर्मूला का होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए क्या लेंगे, न्यूटन, एरिया के लिए स्क्वायर मीटर, ये हो गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्कल, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से बहुत सारे यूनिट हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मैं कुछ नोट्स में डाल दूंगा, यूनिट्स आप आगे बुक्स वगैरह से भी देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि सॉलिड एंगल को मेजर कहां पर करेंगे। तो सॉलिड एंगल को मेजर कहां पर करते हैं, तो मैंने कहा कि हम लोग जब एक वाटरमेलन खरीदेंगे उसको बोलेंगे काट करके दिखाओ, तो जब वो काट करके दिखाएगा ना, यहाँ पे एकदम खूनी लाल, बहुत ही रेड कलर का ये पार्ट यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो ये तो वाटरमेलन का बात हो गया। एक्चुअली हम लोग को बात करना है कि सॉलिड एंगल को मेजर कहां पर करेंगे, सॉलिड एंगल को मेजर कहां पर करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि सॉलिड, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, सॉलिड एंगल कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया एट यूनिट, यहां पर पढ़ेंगे, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड पैरेलल टू द एरिया टेकन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी, यानी ठोस कोण की माप केंद्र से एकांक दूरी पर। तो यहाँ तो एकांक दिखाना पड़ेगा ना, एकांक कहाँ है, तो ये देखिए जरा, एकांक में दिखा रहा हूं, ये देखिए ये है एकांक यानी यूनिट, आर इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेंगे 1। यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मेशन होगा ना, इसी एरिया को हम लोग कह देंगे सॉलिड एंगल, इसी एरिया को हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल। और इसको हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करेंगे क्योंकि स्मॉल है,
और ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को हम लोग कहते हैं DA, सरफेस एरिया यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कह रहा है कि सॉलिड एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठोस कोण की माप केंद्र से एकांक दूरी पर बनने वाले क्षेत्रफल की, ये जो क्षेत्रफल बन रहा है क्षेत्रफल के रूप में की जाती है जो सतह पर लिए गए क्षेत्रफल के समांतर होता है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसको हम लोग डी ओमेगा से जोड़ करेंगे, स्मॉल सॉलिड एंगल है। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया DA और रेडियस हो गया R स्क्वायर, इतना हो जाएगा स्टेरेडियन। लेकिन ये जो हमने निकाले ये तो बहुत छोटे से पार्ट के लिए, एरिया के लिए निकाले। अगर मान लीजिए पूरा एरिया के लिए निकालना होगा तो, यानी सॉलिड बॉडी के लिए निकालना होगा तो हम लोग कह देंगे टोटल सॉलिड एंगल ड्यू टू होल स्फेयर, पूरा स्फेयर के कारण अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, 1/r स्क्वायर बाहर जाएगा और DA का इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग सिर्फ कांस्टेंट को बाहर करते वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन अगर नहीं जानते हैं तो आगे मैं बताऊंगा। और ये 1/r स्क्वायर फिलहाल काम चला गया और DA का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए का मतलब एरिया, ए का मतलब क्या हो गया, एरिया। सिंस स्फेयर का जो एरिया होता है वो क्या होगा 4πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। ठीक है, ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ओमेगा इक्वल्स हो गया 4π स्टेरेडियन है ना। यानी सॉलिड स्फेयर के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, तो 4π स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनेगा, है ना। लेकिन ये जो बॉडी है ये तो रेगुलर इन शेप है ना, एक निश्चित आकार का है। अगर मान लीजिए कि कोई सॉलिड बॉडी जो निश्चित आकार का ना हो, अनिश्चित आकार का होगा, तब क्या होगा, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या तो कहना है कि if body is irregular in shape, अगर बॉडी इरेगुलर शेप का है ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इरेगुलर शेप का है। कहता है कि इसके सेंटर पर आप सॉलिड एंगल निकालिए। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक छोटा सा एरिया यहाँ कट किए, ठीक है, DA1 बोल देते हैं। एक छोटा एरिया यहाँ ले लिए, इसको हम लोग DA2 बोल देते हैं। ठीक है, एक छोटा एरिया आप यहाँ ले लीजिए, इसको DAN बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारा एरिया, n का मतलब 100,000 कुछ भी हो। ठीक है, और सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर कह रहा है कि सॉलिड एंगल कहाँ मेजर करेंगे आप, सेंटर से यूनिट डिस्टेंस यानी r जो लेना है यहाँ पर 1 लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा सॉलिड एंगल बनेगा जिसको हम लोग कह देंगे d⍵1, यहाँ पर बनेगा इसको हम लोग कह देंगे d⍵2, और यहाँ पर जो बनेगा उसको हम लोग कह देंगे d⍵n। ठीक है क्या, तो टोटल सॉलिड एंगल कितना हो गया, अगर हम लोग बात करेंगे टोटल सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, तो टोटल सॉलिड एंगल जो होगा, टोटल सॉलिड एंगल हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू d⍵1 प्लस d⍵2 प्लस d⍵n, है ना। सबको हम लोग ऐड करेंगे। आप इमेजिन करिए कि ये सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर अगर हम लोग छोटे छोटे एंगल्स को ऐड करेंगे, सॉलिड एंगल को, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से सारे एंगल्स को अगर हम लोग ऐड कर दें, सारे एंगल्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है ये तो हम लोग कह रहे हैं कि 1 है, रेडियस तो 1 है। ठीक है क्या, इसका मतलब एक फुटबॉल बनेगा, जस्ट लाइक एक फुटबॉल जिसका रेडियस क्या होगा 1, उसका जो एरिया होगा, हम लोग एरिया को ही ना सॉलिड एंगल बोल रहे हैं, उसका जो एरिया होगा वो है एरिया क्या कहलाएगा, वही एरिया कहलाएगा सॉलिड एंगल। यानी हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग का सॉलिड एंगल होगा वो हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू समेशन d⍵1 से लेकर कहां तक, n तक। ठीक है, और ये जो समेशन d⍵ करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ यूनिट रेडियस
ऑफ ए स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। ये जो स्फीयर ले रहे हैं इसका कितना यूनिट रेडियस लेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग कह दें 4πr², ठीक है, तो हियर r इक्वल्स टू क्या लेंगे 1, यानी ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा 4π स्टेरेडियन, है ना। इससे ये पता चल गया कि सॉलिड बॉडी रेगुलर हुई या इरेगुलर, उसके सेंटर पर ऑलवेज जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 4π स्टेरेडियन, है ना। कितना बन जाएगा 4π स्टेरेडियन, ठीक है। समझ रहे हैं आप, तो प्लेन एंगल भी समझ गए, सॉलिड एंगल भी समझ गए। अब आइए कुछ छोटा मोटा और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और ये बात है SI प्रीफिक्स के बारे में, है ना। किसके बारे में SI प्रीफिक्स। ये SI प्रीफिक्स समझते हैं, SI प्रीफिक्स जिसको पहले फिक्स करेंगे वो कहलाएगा प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये देखिए, इसको आप यहां से याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, फिर यहां से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ठीक है। और अगर आप गौर से देखेंगे इसका जो वैल्यू है, ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। डेसी के लिए डी, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए एन, पिको के लिए पी, फेम्टो के लिए एफ और एक्टो के लिए ए, डेका के लिए डी ए, हेक्टो के लिए एच, किलो के, मेगा एम, कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पीटा कैपिटल पी, एक्सा ई, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, उसके बाद -6, -9, -12, -15, -18 है। और यहाँ 10⁻1, 2, 3 रेगुलर है, फिर 3 3 का गैप है, 6, 9, 12, 15 और 18 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को इसको याद रखना चाहिए, है ना, कि टोटल हम लोग का क्या, टोटल जो हम लोग का ये इस तरह से हम लोग को याद रखना चाहिए SI प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इसका यूज क्या करेंगे, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसका यूज क्या करेंगे, इसको तो आपको याद करना है। रैप की तरह याद रखें ना, आजकल तो रैप का जमाना है। ऐसे हाथ रहे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, और डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। आप इसको इस तरह से याद रखिए, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग कन्वर्जन में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता हो कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो आप तुरंत कह देते हैं 100 सेंटीमीटर। चलिए याद है आपको, आपने कह दिया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, तब क्या करेंगे। तब देखिए सेंटी का वैल्यू देख लेंगे हम लोग। सेंटी का वैल्यू क्या है, सेंटी का वैल्यू है 10⁻²। आप 10⁻² मीटर कह दीजिए इसको, ठीक है क्या। चलिए ये तो बड़ा आसान था। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू कितना ग्राम, ठीक है, तो आप किसका वैल्यू देखेंगे, माइक्रो को म्यू से डिनोट करेंगे, और ये 10⁻⁻6 है, तो आप यहां पर लिखेंगे 10⁻⁻6 ग्राम। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे कहा जाए कि 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम। अब देखिए, अब यहाँ लेफ्ट साइड भी प्रीफिक्स है और राइट साइड भी प्रीफिक्स है। लेफ्ट में क्या है माइक्रो, राइट में क्या है किलो। अब क्या करें, इसके लिए छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। 1 माइक्रोग्राम को आप ऊपर लिखिए और किलोग्राम को आप नीचे लिखिए, ठीक है। ये ग्राम को कैंसिल कर दीजिए। माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, किलो का वैल्यू 10⁻3, इसको ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻⁹, है ना। इसका मतलब है कि 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁹ किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, आप अपने से कोशिश करके देखेंगे, ठीक है। अगर दोनों साइड प्रीफिक्स रहे तो जिसमें वैल्यू दिया गया उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें निकालना हो उसको नीचे रखेंगे, और जो प्रीफिक्स है उसका वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कभी कभी आपसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, पूछता है कोई आदमी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी सेंटी पर भी स्क्वायर है, मीटर पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है ना। तो कभी कभी मतलब अक्सर क्या करते हैं लोग, सेंटी का वैल्यू 10⁻⁻² लिख देते हैं। नहीं, 10⁻² नहीं, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर, है ना, यानी 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर, है ना। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस तरह से इस SI प्रीफिक्स को याद रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री में भी बहुत यूज है, बायो में भी जहां तक यूज हो जाता है, मैथ के लिए तो है ही है, फिजिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आप इसको याद रखें, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। तो मुझको लगता है कि आज हम लोग को इतना ही रखना चाहिए, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशन के बारे में।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और हम लोग इस तरह से वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।